अभी हमारा यहाँ पे है कि टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट क्या क्या है। टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट, दो तरह के कैपिटल एसेट होते हैं। ब्रॉड कैटेगरी में दो तरह के होते हैं, एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ये एसेट अलग अलग तरह के नहीं होते हैं, एक ही एसेट को आप अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक सिंगल एसेट, अ हाउस प्रॉपर्टी, कैन बी अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट or in another situation it can be a long term capital asset. It depends on the period of holding. Now what is period of holding? Period of holding का मतलब होता है एक एसेट को आप खरीद के उसका ओनर आप कितने दिनों तक बने रहे। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को हम लोग जब डिस्टिंग्विश करते हैं तो एक पीरियड ऑफ होल्डिंग का बात आता है। तो यहां पे बताया हुआ है कि अगर कोई भी एसेट अगर आप 36 मंथ्स से ज़्यादा अपने पास रखते हैं, उसके ओनर बने रहते हैं, तो फिर वो एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगा। और उसको अगर आप मार्केट में सेल करते हैं और उससे अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहलाएगा। कोई भी एसेट जो 36 मंथ से कम आप उसको अपने पास रखते हैं, उसके मालिक बने रहते हैं और उसको देन आप मार्केट में सेल करते हैं, तो फिर उससे जो भी गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। कुछ एसेट है जैसे फाइनेंशियल एसेट, मतलब शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये सारे जो रजिस्टर्ड हैं, स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड हैं, उनके लिए 12 महीना का टाइम दिया गया है। मतलब इफ एनी फाइनेंशियल एसेट, एनी स्टॉक, शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड, if you are holding them for less than 12 months, then they are considered as short term capital asset. And if those assets are held by you for more than 12 months, then they are considered as long term capital asset. Unlisted shares या unlisted debentures अगर आप होल्ड करते हैं तो फिर इन दैट केस आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग का जो है वो 36 मंथ्स का कहलाएगा यहाँ पे। मतलब अगर आप शेयर्स और डिबेंचर्स तो अपने पास रखे हैं, उसके मालिक बने हैं, लेकिन वो अगर अनलिस्टेड है, मतलब वो स्टॉक एक्सचेंज में डील नहीं होता उसका, ठीक है, तो फिर उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग हमें 36 मंथ्स कंसिडर करना पड़ेगा। सो लिस्टेड सिक्योरिटीज जो हैं उनके लिए 12 मंथ्स का टाइम पीरियड है, अनलिस्टेड के लिए 36 मंथ्स का टाइम पीरियड है। मतलब अगर अनलिस्टेड डिबेंचर आप मार्केट में सेल करते हैं तो फिर देखना पड़ेगा क्या आप वो डिबेंचर को 36 मंथ से कम होल्ड करके रखे थे, अपने पास रखे थे, या फिर उससे ज़्यादा। अगर कम तो बेच के शॉर्ट टर्म कैपिटल होगा और अगर ज़्यादा तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूँगा आपको, ये बाद में हम लोग वापस से डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट डेप्रीशिएबल एसेट। हमें पता है देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स जिसमें डेप्रीसिएशन लगता है। सो जो एसेट में डेप्रीसिएशन चार्ज होता है और वो आपका कैपिटल एसेट है और उस पर अगर डेप्रीसिएशन लगता है तो वो कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। सो इन केस ऑफ कैपिटल एसेट विच आर डेप्रीशिएबल इन नेचर, दोज एसेट्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म। मैं रीजन बताता हूं इसका, बहुत ही सिंपल सा और लॉजिकल रीजन है। आप एक एसेट को जब डेप्रीशिएट करते हैं साल में, साल के अंत में उसका वैल्यू चेंज हो जाता है और अगले साल आप उसी वैल्यू को कंटिन्यू करते हैं जो डेप्रीसिएशन चार्ज करने के बाद रिटन डाउन वैल्यू आपके पास बचा। सो यहाँ पे क्या हुआ कि कैपिटल एसेट का वैल्यू चेंज हो गया। सो जब वैल्यू चेंज हो जाता है तो आपके लिए तो वो फ्रेश फाइनेंशियल ईयर में नया एसेट बन गया है ना। देखिए एसेट पुराना हो रहा है इसीलिए डेप्रीसिएशन कर रहे हैं, लेकिन आप एसेट को जब डेप्रीशिएट कर रहे हैं तो डेप्रीशिएट करने के बाद जो वैल्यू आपको मिला वो एसेट का नया वैल्यू है, राइट। तो उस एसेट पे कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपके हैं ही शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। हम कंसिडर करेंगे उसे हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। आगे बढ़ते हैं, हाउ डू वी कैलकुलेट। अच्छा, यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग का कुछ सिचुएशन हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। इट विल बी बेटर फॉर आवर कंसेप्शन इन द फ्यूचर कॉन्सेप्ट्स।
Now, in determining the period for which any capital asset is held by the assessee, situation 1, in case of share held in a company in liquidation, there shall be exclusion of the period subsequent to the date on which the company goes into liquidation. मतलब जब भी कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो लिक्विडेशन में जाने के बाद अगर वो डिक्लेयर कर देती है कि हाँ इस डेट में हम लोग लिक्विडेशन में जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में कोई भी अगर शेयर होल्डर उस लिक्विडेटिंग कंपनी में अपना शेयर होल्ड करके रखा है, तो जिस पीरियड में लिक्विडेशन हो रहा है वो पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसे पीरियड ऑफ होल्डिंग में नहीं गिना जाएगा. नेक्स्ट है, in the case of capital asset which becomes the property of the assessee in the circumstances mentioned in section 49 within bracket 1, there shall be included the period for which the asset was held by the previous owner referred to in this section. Now, section 49 within bracket 1 जो है, it is a section where we will study about getting the asset from my previous owner. ठीक है, जब प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है, बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है तो उसमें वो प्रॉपर्टी, या फिर डिवीजन में नहीं जाता हूँ मैं, सपोज माय फादर हैव गिफ्टेड मी अ फ्लैट, दैट प्रॉपर्टी वाज दैट फ्लैट वाज बॉट बाय हिम इन द ईयर 2001 सपोज. सो 2001 में उन्होंने खरीदा और 2019 में जाके उन्होंने मुझे वो प्रॉपर्टी गिफ्ट करा, तो ये प्रॉपर्टी मेरी हो गई. अब 2020 में जाके मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये प्रॉपर्टी को बेच दूंगा, तो हमें यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा. तो यहाँ पे याद रखना है कि जब पीरियड ऑफ होल्डिंग हम लोग कंप्यूट करते हैं, वेयर सिचुएशन लाइक दिस इज हैपनिंग, इसे हम लोग कहते हैं सेक्शन 49(1) का सिचुएशन, जहाँ पे आप एसेट को खरीदते नहीं हैं, वो एसेट आपको गिफ्ट या इनहेरिटेंस के थ्रू आपके प्रीवियस ओनर से मिलता है. तो हम यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग एज पर इनकम टैक्स एक्ट कैलकुलेट करेंगे. जो पीरियड ऑफ होल्डिंग मेरे फादर का था उसे भी इंक्लूड करेंगे. मतलब मेरे फादर उस एसेट को होल्ड कर रहे थे फॉर मोर देन 20 ईयर्स, 19 ईयर्स. ठीक है, सो इट इज़ ऑब्वियसली अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इन हिज नेम. तो मैं जब उस एसेट को सेल करता हूं, क्योंकि मैंने उस एसेट को इनहेरिट किया या फिर गिफ्ट रिसीव किया फ्रॉम माय फादर, सो दैट एसेट इन माय हैंड विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, बिकॉज पीरियड ऑफ होल्डिंग यहाँ पे मेरे नाम पे जो होगा वो होगा फ्रॉम द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ माय प्रीवियस ओनर. तो प्रीवियस ओनर जितने दिन से वो होल्ड करके रखे थे वो मेरा भी पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा. नेक्स्ट आते हैं, in the case of Indian company allotted pursuant to amalgamation referred to in section 47 or demerger, there shall be included the period for which the shares are in the amalgamating company or demerged company were held by the assessee. देखिए, मैंने अभी अमलगमेशन के बारे में बताया. अमलगमेशन में क्या होता है कि एक कंपनी जो है दूसरे कंपनी को अक्वायर करती है. सो ऐसे सिचुएशन में जब एक छोटी सी कंपनी, मतलब सपोज मैं जो है एक्स लिमिटेड में अपना शेयर होल्ड करता हूँ, वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को खरीद लिया. अभी एक्स लिमिटेड है नहीं, मेरे जो शेयर्स थे वो एक्स लिमिटेड में थे, अभी मैं वाई लिमिटेड का शेयर होल्डर बन गया हूँ. तो वाई लिमिटेड का शेयर होल्डर बनने के बाद 1 साल रखने के बाद आई हैव डिसाइडेड टू सेल दैट शेयर्स इन द मार्केट. नाउ आई विल टेल द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दैट कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं हो सकता, बिकॉज आई वॉज होल्डिंग दैट शेयर फॉर ओनली 1 ईयर, लेस देन 12 मंथ्स. ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल गिव अ लॉजिक दैट कि यू आर होल्डिंग दो शेयर्स फॉर मोर देन 10 ईयर्स इन एक्स लिमिटेड. सो एक्स लिमिटेड में आप 10 साल होल्ड कर रहे थे और वाई लिमिटेड में आपने होल्ड किया उस शेयर को खाली 1 साल के लिए या फिर 8 महीने के लिए. तो ये आपका जो पीरियड ऑफ होल्डिंग इन वाई लिमिटेड है फॉर दैट शेयर विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम एक्स लिमिटेड का टाइम पीरियड से. सो एक्स लिमिटेड के टाइम पीरियड से जितना भी टाइम पीरियड आपने होल्ड किया था वो शेयर को, वो यहाँ पे आपका हो जाएगा पीरियड ऑफ होल्डिंग इन टोटल. सो दैट इज कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट फॉर आवर एग्जाम्पल. नाउ in the following cases the period of holding shall be determined in the given manner. In case of right shares, the period of holding shall be reckoned from the date of allotment of such financial asset. राइट शेयर्स में क्या होता है ना, पहले राइट एंटाइटलमेंट किया जाता है और फिर राइट शेयर्स को अलॉट किया जाता है.
सो राइट शेयर्स को एंटाइटलमेंट का मतलब है कि आपको राइट शेयर्स मिलेगा। आप ये चिट्ठी ले लीजिए, आप शेयर्स, आप मार्केट में जाइए या फिर वो जहाँ पे आपको शेयर्स मिलेंगे वहाँ पे आप अप्रोच करिए, ये चिट्ठी दिखाइए, आपको राइट शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। सो राइट एंटाइटलमेंट मतलब होता है द डेट व्हेन यू आर गेटिंग an application, not an application, an invitation, ठीक है, फ्रॉम द कंपनी दैट यू आर एलिजिबल फॉर राइट शेयर्स, ठीक है। और राइट शेयर्स अलॉटमेंट का मतलब है जब एक्चुअल में वो राइट शेयर्स आपके नाम पे अलॉट होता है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग विल बी considered from the date when the shares are allotted in your name. Next, in the case of right entitlement, the period shall be reckoned from the date of offer of such right by the company. अब देखिए बहुत सिचुएशन में क्या होता है कि we when receive right entitlement कि नहीं, we can buy right shares from the company, but when we receive right entitlement from the company we may decide not to buy right shares. We may decide that I can sell that right entitlement to somebody else and I can earn some money. मतलब right, मुझे अधिकार मिला कि मैं कंपनी के शेयर्स कम दाम में खरीद सकता हूँ, लेकिन वो अधिकार को मैं बेचना चाहता हूँ, वो राइट को मैं बेचना चाहता हूँ। द कंपनी हैव गिवन मी राइट टू बाई 100 शेयर्स सपोज। सो मैं क्या किया, मैंने 100 शेयर्स का राइट को किसी को बेच दिया। तो यहाँ पे कैपिटल गेन जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा राइट एंटाइटलमेंट का जिस दिन ऑफर मिला उस दिन से जिस दिन में मैं राइट एंटाइटलमेंट को बेच रहा हूँ, ठीक है। सो द पीरियड शैल बी रेकन फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर ऑफ सच राइट बाय द कंपनी और इंस्टीट्यूशन टू द डेट ऑफ रिनाउंसमेंट, मतलब जिस डेट में मुझे रिनाउंस किया गया कि मुझे शेयर्स मिलेंगे। इन द केस ऑफ बोनस शेयर्स द पीरियड विल बी रेकन फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सच फाइनेंशियल एसेट। जिस डेट में बोनस शेयर्स मिलेंगे उस डेट से हम लोग बोनस शेयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग को कंसिडर करेंगे। अच्छा, मोड ऑफ कंप्यूटेशन, सेक्शन 48 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में बताया गया है कि व्हाट इज द मोड ऑफ कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन्स अंडर ऑफ कैपिटल एसेट इफ दे आर शॉर्ट टर्म एंड इफ दे आर लॉन्ग टर्म। तो पहले हम लोग शॉर्ट टर्म में चलते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का जब सेल होता है तो उसे हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, लेट अस सी। कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, first we will write the value at which we are actually selling it in the market. So full value of consideration, तो ये पूरा वैल्यू लिखेंगे जितना पैसा मुझे मार्केट से मिल रहा है by selling that short term capital asset. हम लोग लेस करेंगे expenses in relation to sale of that asset. So expenses किस तरह के होते हैं, expenditure incurred wholly and exclusively in connection with such transfer, मतलब कि एक्सपेंडिचर जैसे हो सकता है कि एक ब्रोकर है, उस ब्रोकर के थ्रू आई हैव सोल्ड दैट प्रॉपर्टी, ठीक है, दैट कैपिटल एसेट, ठीक है। तो वो ब्रोकर ने जितना भी ब्रोकरेज लिया वो होगा। हो सकता है कि कुछ लीगल एक्सपेंसेस मुझे करने पड़े उसको बेचने के लिए, बिकॉज प्रॉपर्टी का नाम ट्रांसफ़र करने के लिए देयर आर सम लीगल फीस, लॉयर फीस हो सकता है, कुछ लीगल चार्जेस हो सकते हैं, तो वो सारे पे करने से वो भी एक्सपेंडिचर्स है, तो वो अदर एक्सपेंडिचर हो गया। देन कम्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है एट व्हाट वैल्यू डिड आई बॉट दैट एसेट, मतलब इस एसेट को जब मैंने खरीदा था तो मैं कितने में खरीदा था। देखिए कैपिटल गेन निकालने का सिंपल फॉर्मूला है सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट वैल्यू, लेकिन सेल वैल्यू से माइनस क्या क्या होगा वो हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सेल से पहले तो एक्सपेंसेस माइनस होंगे, एक्सपेंसेस माइनस हो जाने के बाद आता है बारी आपका कॉस्ट का, मतलब एसेट का क्या कॉस्ट था उसे आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। सो उसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। देन कम्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है कि समटाइम्स वी ऐड, एक फ्लैट है सपोज, एक फ्लैट को में आपने रूम जोड़ दिया, ठीक है, एक एक्स्ट्रा रूम बनाया फ्लैट में, या फिर एक बिल्डिंग में आपने एक एडिशनल फ्लोर बनाया, या फिर आपके बिल्डिंग के चारों तरफ आपने एक वॉल लगा लिया, तो वो सारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं उसे हम लोग कहते हैं इम्प्रूवमेंट। ये इम्प्रूवमेंट जो है ये कैपिटल नेचर के होने चाहिए, रिपेयर नेचर के नहीं, ठीक है, रेवेन्यू नेचर के नहीं होने चाहिए। सो ये कैपिटल नेचर के अगर कोई भी एक्सपेंडिचर आप अपने एसेट पे करते हैं जिसे आप सेल कर रहे हैं तो उसे आप इम्प्रूवमेंट कहेंगे, ठीक है। और वो इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो भी आपको एक्सपेंडिचर लगा वो भी यहाँ पे माइनस होगा। तो क्या क्या माइनस हो रहा है हमारा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उससे हम लोग माइनस कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विथ सच ट्रांसफर, फिर माइनस कर रहे हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने
जिस वैल्यू पे हमने एसेट को खरीदा था, माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो आएगा उसे हम लोग कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। ये ग्रॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट आएगा। ये ग्रॉस से हम लोग एग्जेम्पशन, हमें अगर कुछ मिलता है, कुछ हम एलिजिबल हैं, वो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, ठीक है, 54 में जितने भी हैं, बहुत सारे हैं, 54B, बहुत सारे हैं, वो हम लोग डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। सो सेक्शन 54 में अगर कोई भी एग्जेम्पशन है उसे माइनस करेंगे, आएगा हमारा टैक्सेबल कैपिटल गेन, ठीक है, टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। हम अब आते हैं कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कब होगा, याद रखना है, व्हेन यू आर सेलिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। तो यहां पर भी सेम है, सेम तरह का ही फॉर्मेट है हमारा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट, देन लेस करेंगे एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर, देन लेस करेंगे एनी एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, इट कैन बी ब्रोकरेज, इट कैन बी legal fees, it can be any other charges, any other expenditure in relation to such a transfer। तो उसको हम लोग माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हम लोग अब नेक्स्ट हम लोग का आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिसे हम लोग डिडक्ट करना चाहेंगे। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे हमें इसे इंडेक्स करना पड़ता है, इंडेक्सेशन करना पड़ता है। इंडेक्सेशन का मतलब है इस कैपिटल एसेट को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है आज के वैल्यू में, उसका कॉस्ट को आज के वैल्यू में। देखिए, अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कैन बी हेल्ड बाय द एसएससी फॉर 5 years, 6 years, 10 years, 15 years, 50 years, 100 years। तो ये साफ सा बात है, जिस वैल्यू में उस एसेट को खरीदा गया था वो वैल्यू आज के डेट में नहीं है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ दैट एसेट हैव गॉन मेनी फोल्ड, है ना, बहुत गुना से वो एसेट का वैल्यू बढ़ चुका है। तो जो एसेट का वैल्यू आज के डेट में है उससे हमें लेके आना पड़ेगा। मतलब क्या है, वी हैव टू कन्वर्ट द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट फ्रॉम द ईयर व्हेन इट वाज एक्चुअली अक्वायर्ड टू द डेट ऑफ सेल। मतलब जिस साल हम लोगों ने उसे बेचा था, खरीदा था, उस साल में इसका जो कॉस्ट था वो कॉस्ट को हमें कन्वर्ट करना है आज के वैल्यू में। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हर साल रुपए का वैल्यू चेंज होता है, राइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि हम लोग अपने गार्डियन, हम लोग अपने मम्मी पापा लोगों से सुनते हैं, हम लोग दादा दादियों से सुनते हैं कि पहले के ज़माने में, पहले के टाइम पे 10 पैसे में बहुत कुछ मिल जाता था, 1 रुपये में बहुत कुछ मिल जाता था, 5 रुपये तो बहुत ज़्यादा होते थे, राइट। लेकिन आज तो ये 10 रुपये में, 5 रुपये में आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको एक चॉकलेट मिलेगा, चॉकलेट भी नहीं मिलेगा, टॉफ़ी मिलेगी, राइट। सो द वैल्यू ऑफ रुपीज़ हैव गॉन मैनी फोल्ड, ठीक है। अब जिस टाइम पे 5 रुपये में बहुत कुछ मिलता था, उस टाइम पे मेरा ये जो प्रॉपर्टी है उस टाइम का है, मेरे दादाजी ने खरीदा था, फॉर एग्जाम्पल। सो दैट प्रॉपर्टी वॉज बॉट फॉर ओनली 5,000 रुपीज़ और से 10,000 रुपीज़। नाउ द वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज ओवर 1 crore, 1 करोड़ से भी ज़्यादा वैल्यू उसका। तो 1 करोड़ से मैं 10,000 माइनस करूंगा, दैट सीम्स वेरी इलॉजिकल, राइट। सो वो 10,000 को कन्वर्ट करना पड़ता है आज के डेट में, ठीक है। सो ये यहाँ पे हम लोग को एक इंडेक्सेशन चार्ट गवर्नमेंट ने दे दिया है, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2001। सो 2001 में ये 100 है, देन देखिए 2002 में ये 105 है, देन 2003 में ये 109 है, देन 113, देन 117, एंड इट गोज लाइक दैट। एंड इस साल हमारे प्रीवियस ईयर में ये 289 है। मतलब जिसका वैल्यू 2001 में 100 रुपया था, उसका वैल्यू आज इस साल, इस हमारे प्रीवियस ईयर में 289 है। सो मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आप 100 रुपये का सामान को 2001 में खरीदे थे और आप 2019-20 में उसे आप सेल करना चाहते हैं, तो उस 100 रुपये को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 2019 के वैल्यू में, 2001 के वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा 2019 के वैल्यू में। उसे हम लोग कहते हैं इंडेक्सेशन। तो वो 100 रुपये का वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे 289 में, मतलब वो 100 अब हो गया 289, राइट। तो कॉस्ट हम लोग अब 289 पकड़ेंगे, 100 नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का जो इंडेक्सेशन है, इसे हम लोग डिटेल में देखते हैं। मैं फॉर्मूला बता देता हूँ किस तरह से करेंगे। तो फॉर्मूला इसका होता है
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितना में हम लोगों ने कॉस्ट किया, जितना में खरीदा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसको मल्टीप्लाई करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर में न्यूमरेटर में लिखेंगे आज का वैल्यू, मतलब जिस साल उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है, ईयर इंडेक्सेशन वैल्यू ऑफ द ईयर ऑफ सेल, ठीक है ना, CII ऑफ द ट्रांसफर, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, और नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में लिखेंगे जिस साल हम लोगों ने खरीदा था उस साल का इंडेक्सेशन वैल्यू क्या था, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या था, ठीक है। करने से हमें आज के डेट का कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें मिल गया। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिलने के बाद हम लोग अब माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी वैसी ही बात है कि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी हो सकता है कि आज से बहुत साल पहले किया हुआ है, कि एक फ्लोर बहुत साल पहले ऐड किया हुआ था, पहले खाली ये लैंड था, लैंड के ऊपर एक फ्लोर बना, फिर वो फ्लोर के ऊपर और एक फ्लोर बना। हो सकता है कि ये लैंड 1999 में खरीदा, 2001 में जाके उस पर एक फ्लोर बना, 2005 में जाके उस पर और एक फ्लोर बना, और 2019 में जाके वो प्रॉपर्टी को आप सेल कर रहे हैं। सो ये जो एक एक करके फ्लोर्स ऐड हुए ना, उसे हम लोग कहते हैं इम्प्रूवमेंट्स। तो वो इम्प्रूवमेंट्स को आपको इंडेक्सेशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसका भी फॉर्मूला सेम है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट करने में जितना खर्चा लगा वो मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में रहेगा आपका इस साल, जिस साल में हम लोग उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उस साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, और डिनोमिनेटर में होगा जिस साल आप उसे इंप्रूव किए थे उस साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। करने से हमें इसका आज के वैल्यू का इंप्रूवमेंट का वैल्यू आ जाएगा, आज के डेट का इंप्रूवमेंट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोगों ने अब क्या कर लिया, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस करेंगे एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू ट्रांसफर, लेस करेंगे एक्सपेंडिचर्स, अदर एक्सपेंडिचर्स लाइक लीगल एक्सपेंसेस और एनी अदर एक्सपेंसेस। माइनस करने के बाद हम करेंगे लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, लेस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। करने से हमारा आ जाएगा अब ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। इससे हम लोग माइनस करेंगे, अगर कोई एग्जेम्पशन मिलना है तो उसे हम लोग माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो भी आएगा हमारे पास वैल्यू, दैट इज नेट और टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स।